जैसे हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था कि हम आपको स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट के बारे में बताएंगे, तो आज उसी पर चर्चा करेंगे। स्ट्राइक एंड लॉकआउट होता क्या है? स्ट्राइक्स में होता है हड़ताल और लॉकआउट का मतलब होता है तालाबंदी। पहले तो इंट्रोडक्शन देता हूँ कि जो स्ट्राइक्स है, जब एम्प्लॉय, वर्कर, नियोजित, कर्मकार जो वहाँ पर काम करते हैं, इन नामों से जाने जाते हैं, जब उनकी लीगल डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है तब अंतिम अवसर में, इन लास्ट ऑप्शन में, वह स्ट्राइक का उपयोग करता है। हड़ताल का उपयोग करता है कब करता है? जब उनकी लीगल डिमांड पूरी नहीं होती हैं, और उसका उपयोग लास्ट ऑप्शन में होना चाहिए। जब कोई ऑप्शन ना बचे तब होना चाहिए, क्योंकि स्ट्राइक से ही पूरी अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामान्य व्यवस्थाएं भी बिगड़ जाती हैं। इसलिए इसका प्रयोग सबसे लास्ट में किया जाना चाहिए। का स्ट्राइक्स यानी हड़ताल का। और दूसरा देता हूँ इंट्रोडक्शन किसका? तालाबंदी यानी लॉकआउट का। ये हमेशा एम्प्लॉयर की तरफ से होता है, नियोजक की तरफ से होता है, जिसके वहाँ पर जो वर्कर हैं वो काम करता है, उसकी तरफ से जब परेशान हो जाता है, यानी एम्प्लॉय जब परेशान हो जाता है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं विवाद के कारण कि वह काम नहीं कर पा रहा है, तब वह अपनी फैक्ट्री में, अपने कारखाने में ताला लगा देता है, तब उसे लॉकआउट कहते हैं। लॉकआउट से जो एम्प्लॉय वहाँ पर हैं, जो वर्कर वहाँ पर हैं, उन पर सीधे इफेक्ट पड़ने वाला है। इसलिए एम्प्लॉयज़ को अब सबसे लास्ट में, जब कोई ऑप्शन ना बचे, तब लॉकआउट का उपयोग करना चाहिए। ये हो गया लॉकआउट। वैसे अगर कार्रवाई हड़ताल पर चले गए, यदि कुछ कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर चले गए, तो कारखाना, उद्योग बंद हो जाएगा। तब सीधा इफेक्ट नियोजक के ऊपर पड़ने वाला है। बहुत सारा ऑर्डर लेकर रखा है उसने, और व्यापारी, आज का व्यापारी इंतज़ार नहीं करते हैं, उद्योग में सामान नहीं है तो अदर से मंगा लेते हैं। जब लॉकआउट होता है तो काम है, तो इसमें ये माना जाता है कि हमारे यहाँ पर काम है ही नहीं, हमारे यहाँ इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा एम्प्लॉय पर जब लॉकआउट होगा। अगर इसलिए इसका लास्ट ऑप्शन में उपयोग होना चाहिए। अगर संभावनाएं बन रही हैं कि मामला निपट सकता है, तब ना स्ट्राइक का प्रयोग करना चाहिए और ना ही लॉकआउट का प्रयोग करना चाहिए। आगे बताऊंगा क्या स्ट्राइक लीगल है, क्या स्ट्राइक कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या स्ट्राइक फंडामेंटल राइट है, क्या स्ट्राइक लीगल होगी, क्या स्ट्राइक इनलीगल होगी, क्या लॉकआउट लीगल होगा या कब लॉकआउट इनलीगल होगा। तो पहले तो हम डेफिनेशन की बात करते हैं। स्ट्राइक्स की डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक्स। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग सेक्शन 2Q में परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार वर्कर के द्वारा या वर्कर्स की यूनियन के द्वारा एक साथ मिलकर के काम बंद कर दें, या उस उद्योग में किसी डिपार्टमेंट के द्वारा काम बंद कर दें, या पूरे उद्योग के सब कर्मचारियों के द्वारा काम बंद कर दें, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो वहाँ पर नियोजित हैं, वो एक साथ मिल कर के काम करना बंद कर दें, या पूरी यूनियन के साथ काम करना बंद कर दें, किसी उद्योग के डिपार्टमेंट या उसके ब्रांच के कर्मचारियों के द्वारा काम बंद कर दें, तो उसे हड़ताल कहते हैं। इसका मतलब यही है, जो पूरे यूनियन है, या तो यूनियन या वर्कर काम करना बंद कर दे तो हड़ताल कहेंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू क्यू, यानी 2Q क्या बोलता है? काम बंद कर दिया जाए या काम करने से इनकार कर दिया जाए, तब उसे हड़ताल कहते हैं। जैसे एक केस आया था, इसमें श्री रामचंद्र स्पिनिंग मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1956 मद्रास। इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि स्ट्राइक का उपयोग एम्प्लॉय को लास्ट अस्त्र के रूप में करना चाहिए, अन्यथा पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसी प्रकार से लॉकआउट का उपयोग एम्प्लॉय को लास्ट ऑप्शन के रूप में करना चाहिए।
अनावश्यक उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। स्ट्राइक्स एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉयज़ पर आर्थिक रूप से दबाव बनाए हैं और लॉकआउट एम्प्लॉयज़ के द्वारा एम्प्लॉय के ऊपर आर्थिक रूप से दबाव डालेगी। ये दोनों का संबंध इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिकल जो भी प्रेशर है उसे बनाता है। और आर्थिक दबाव ये व्यक्ति को मानसिक क्षति देता है, क्योंकि नियोजक भी बहुत सारे सिस्टम को देखना पड़ता है या सामान पहुंचाना पड़ता है, और यहाँ पर लॉकआउट करना नियोजकों के द्वारा नियोजित पर आर्थिक दबाव है कि हमारे यहाँ पर काम ही नहीं है, उसके ऊपर भी मानसिक दबाव डाला है। ये सब बातें स्टेट ऑफ हाई कोर्ट ने कही। स्ट्राइक्स आर्थिक दबाव बनाई जा रही है नियोजक के ऊपर और लॉकआउट आर्थिक दबाव बनाई जा रही है नियोजित के ऊपर। कुछ मैं एसेंशियल यानी कि जो हड़ताल के आवश्यक तत्व हैं जी बताऊंगा। तो हड़ताल में क्या क्या ज़रूरी है। तो पहले तो एक इंडस्ट्रीज हो यानी कि एक उद्योग हो। उद्योग से मतलब है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के द्वारा परिभाषित उद्योग सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग एक उद्योग होना चाहिए। दूसरा है एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयज़ होना चाहिए उस उद्योग में, यानी उस उद्योग में कर्मकार भी हों और नियोजक भी हों, प्रॉपर वे में काम भी करते हों। तीसरा है सामूहिक रूप से काम बंद कर दिया हो, वर्कर ने या उद्योग के किसी डिपार्टमेंट ने काम करना बंद कर दिया हो या काम बंद होना चाहिए स्ट्राइक्स में। चौथा है सभी एम्प्लॉय का समान उद्देश्य होना चाहिए। जितने एम्प्लॉय स्ट्राइक्स पर बैठे हैं उनका एक उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वेतन को लेकर हो, चाहे बोनस को लेकर हो या किसी अन्य धंधे को लेकर के हो। सबकी अलग अलग बातें नहीं होना चाहिए, या लिखित में हो या सभी एक साथ मौखिक हो, यानी कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। 5 नंबर का है जो काम बंद किया है दोनों पक्षकारों के जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके विरुद्ध होना चाहिए। जब एम्प्लॉय काम करने के लिए गया उसके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें लिखा था बोनस की मांग नहीं की जाएगी, अगर उद्योग फायदे में होगा तो बोनस दिया जाएगा। अब बैठ गए बोनस को लेकर हड़ताल पर, जो संविदा हुई थी उसके विरुद्ध चले गए ना। अब ये हड़ताल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जिसके लिए आप बैठे हो उसे आप पहले छोड़ चुके हो। उस कॉन्ट्रैक्ट में उसमें लिखा था हम 8 घंटे काम लेंगे आपसे, फिर आप इस संविदा के विपरीत चले जाते हो ना। उसमें लिखा था कि हम 8 घंटे काम देंगे और 10 घंटे ले रहे हैं, तो हड़ताल बनती है। उसमें लिखा था हर साल बोनस देंगे, 2 साल से नहीं दिया, तब हड़ताल बनती है। लेकिन आपने पहले लिख दिया हमको बोनस नहीं चाहिए, अब क्यों मांग रहे हो। यदि मांग रहे हो तो स्ट्राइक्स इनलीगल हो जाएगी। ये 5 नंबर बोलता है। अब इसके एक टाइप और है कि काइंड्स ऑफ स्ट्राइक्स, हड़ताल के प्रकार, यानी हड़ताल कितने प्रकार की होती है। मैं थोड़ी थोड़ी बताता चलता हूँ सभी में। जैसे पहली है सामान्य हड़ताल, नॉर्मल स्ट्राइक्स, जैसे चलती रहती है सामान्य हड़ताल है। तंबू लगाकर बैठ गए, इनमें से कोई अलग से मांग नहीं हुई है और सब टेंट लगाया, उसमें बैठे बात कर रहे हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये सब क्या है, सामान्य हड़ताल है। दूसरी है पेन डाउन स्ट्राइक्स, कलम नहीं छुएंगे, काम पर तो आए हैं और पूरा काम कलम से ही होता है, लिखा पढ़ी होती है पूरी, यह पेन डाउन स्ट्राइक्स है। आप अपनी बात नियोजक तक कैसे पहुंचाते हैं, यह एक तरीका है।
पेन डाउन स्ट्राइक्स का। तीसरा नंबर है टूल्स डाउन स्ट्राइक्स, टूल्स नहीं छुएंगे। आप मशीन में काम कर रहे हैं, टूल्स है, रिंच हैं, इनको टूल्स कहते हैं ना। चाबी वगैरह बड़ी बड़ी होती हैं जिनसे काम क्या करना पड़ता है। टूल्स नहीं छुएंगे, हड़ताल होती है, सभी बैठे रहेंगे, कोई टूल्स को हाथ ही नहीं लगाएगा, कोई मशीन को हाथ ही नहीं लगाएगा, तो क्या है, हड़ताल है। इसको क्या कहते हैं, टूल्स डाउन स्ट्राइक्स। एक केस आया था मैसूर का केस, मैसूर एम्प्लॉय यूनियन वर्सेस मैसूर मशीनरी कंपनी, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1996। इतना सब याद नहीं होता है तो आपको लिख देना है मैसूर के एक केस में, ठीक। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पेन डाउन स्ट्राइक्स, और पेन डाउन स्ट्राइक्स तब मानी जाएगी जब आप काम पर उपस्थित रहेंगे। घर बैठकर पेन डाउन स्ट्राइक्स नहीं होता है, आप काम पर तो उपस्थित रहेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, ये अपराध की श्रेणी में है, यानी क्रिमिनल ट्रेसपास है। आगे बताऊंगा। फोर्थ नंबर की स्ट्राइक्स हो जाएगी गो स्लो स्ट्राइक्स, यानी काम धीरे धीरे करेंगे। धीरे धीरे काम करना मतलब स्लो मोशन में, यह भी एक हड़ताल का कार्य है। और चेतावनी दी जा रही है, आज गो स्लो स्ट्राइक्स है, इसलिए हमारे बोनस और महंगाई भत्ता दे दीजिए, काम धीरे धीरे करेंगे भैया। टूल्स उठाएंगे 5 मिनट तक धीरे धीरे ले जाएंगे, मतलब एक स्ट्राइक्स का एक तरीका है। इसमें भी एक केस आया था शुगर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस हिज एम्प्लॉय, यानी उसके कर्मकार, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1960 या शुगर कंपनी के मामले में आप ऐसा लिख सकते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा गो स्लो स्ट्राइक्स तो और अत्याचार है, ये तो और गंभीर अत्याचार है, इसको रीजनेबल नहीं माना जा सकता। जब तक विधायक का इलीगल घोषित ना कर दे तब तक वो चीज़ लीगल ही रहती है, यदि वह लीगल वे में है तो, ठीक। 5वें नंबर पे है भूख हड़ताल, यानी हैंगर स्ट्राइक्स। इसमें नियोजित या तो कैंपस में या नियोजक के घर के सामने या भूख हड़ताल पर बैठते हैं, अनावश्यक दबाव बनाने के लिए कि हमें महंगाई भत्ता दे दिया जाए, अन्यथा हम भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल शुरुआत में नहीं होती है, भूख हड़ताल लास्ट ऑप्शन में होती है, इसलिए इसे 5 नंबर पर डाला है। आगे बताएंगे 6 नंबर पे है सहानुभूति हड़ताल। पास में एक उद्योग है, एक कर्मचारी के साथ मारपीट हो गई तो उद्योग में स्ट्राइक्स हो गई। कर्मचारी आदमी हो, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आपने सहानुभूतिपूर्वक 2 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए आप उस स्ट्राइक में शामिल हो गए, आपको अपने नियोजक से कुछ नहीं चाहिए, आप उसके यहाँ पर सहानुभूति के लिए गए थे। 7 नंबर का है सांकेतिक हड़ताल। आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए हड़ताल पर बैठे हैं, एक संकेत दिया गया है जिससे नुकसान भी ना हो और आपकी बात भी मान ली जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1) से बिलोंग नहीं करता है स्ट्राइक्स, ये भी ध्यान रखना। और स्ट्राइक्स ये फंडामेंटल राइट नहीं है, जब बिलोंग ही नहीं करता तो फंडामेंटल राइट कहाँ से आ जाएगा। और स्ट्राइक्स लीगल राइट भी नहीं है। क्या हड़ताल मूल अधिकार है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है और लीगल राइट क्या है, उसके बाद आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो पहले जो फंडामेंटल राइट हैं वो आर्टिकल कहाँ से
12 से लगा कर 32 तक जितने भी हैं वो क्या है, फंडामेंटल राइट हैं। और संवैधानिक अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जितने भी संविधान में हैं पार्ट 3 को छोड़कर वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं। जो लीगल राइट हैं, जो एक्ट बने हुए हैं, वो सारे लीगल राइट हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। तो इसमें एक केस है कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 सुप्रीम कोर्ट। इसमें यह क्वेश्चन उठाया गया कि स्ट्राइक फंडामेंटल राइट है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को डिसाइड किया कि स्ट्राइक फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 19 यानी 19(1) सब क्लॉज ए राइट टू स्पीच का 1C कौन सी यूनियन बनाने का अधिकार है, इन दोनों अधिकारों में स्ट्राइक शामिल नहीं है। यूनियन बनाने का तो है लेकिन स्ट्राइक करने का नहीं है। स्ट्राइक के कारण क्या हो सकते हैं, संविधान में उल्लिखित शर्तों को लेकर, बोनस का ना मिलना, महंगाई भत्ता, काम की अधिकता, उद्योग में सुरक्षा के साधन ना मिलना और कर्मचारी के साथ अनुचित व्यवहार करना, ये स्ट्राइक के कारण हो सकते हैं। इसमें आप सोचो तो और हैडिंग डाल के और इसके अंदर विवरण डाल सकते हैं। स्ट्राइक्स लीगल कब होगी, ये सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग एवं म्यूनिसिपल कमेटी पठानकोट बनाम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल पंजाब ऑल इंडिया रिपोर्ट 1972 सुप्रीम कोर्ट इस सेक्शन और इस केस में ये बताया है कि स्ट्राइक्स लीगल और इनलीगल कब होगी, यानी उसके नियम क्या होंगे। पहला है नोटिस यानी सूचना। आज की क्लास बहुत लंबी होने वाली है, मुझे लगता है या तो 2 पार्टों में करनी पड़ेगी या फिर एक ही में, तो असंभव लग रहा है। जहां लोक उपयोगी सेवाएं हैं जिनके बिना जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, वह सेवाएं लोक उपयोगी सेवाएं कहलाती हैं। जिनको हम रोज लेते हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, ऐसी सेवाएं। तो अगर आपकी सेवाएं लोक उपयोगी हैं, जहां पर आप काम कर रहे हो, वहां पर 6 सप्ताह पहले नोटिस दी जाएगी कि हम हड़ताल कर रहे हैं। 6 सप्ताह पूर्व इसकी सूचना दी जाएगी जिससे सरकार को और नियोजक को सोचने समझने का मौका मिल जाए। अचानक नहीं करेंगे, 6 सप्ताह पहले इसकी सूचना दी जाएगी कि हमारी ये डिमांड है, इसको आप पूरा कर दीजिए, अन्यथा हम लोग हड़ताल करेंगे। ऐसी नोटिस देने की तिथि से 14 दिन के अंदर हड़ताल नहीं की जाएगी, मतलब 14 दिन और दिए जाएंगे। और 6 सप्ताह पहले नोटिस दिया और 6 सप्ताह पहले हड़ताल में बैठ गए तो ये हड़ताल इनलीगल हो जाएगी। जो नोटिस में आपने समय लिखा है, 6 सप्ताह का समय दिया है, उसमें 14 दिन का समय और दिया जाएगा। 6 सप्ताह बीत जाने के बाद 14 दिन का समय और दिया जाएगा। इन 14 दिन में हड़ताल नहीं होगी, अन्यथा वो हड़ताल कैसे हो जाएगी, इनलीगल हो जाएगी, अवैध हो जाएगी। हड़ताल के लिए जो तारीख निर्धारित की है उसके पहले हड़ताल कर दी तो स्ट्राइक्स इनलीगल हो जाएगी। हड़ताल के लिए जो तारीख निर्धारित की है उससे पहले आपने काम बंद कर दिया तो स्ट्राइक्स इनलीगल हो जाएगी। जिस बात को लेकर आप स्ट्राइक्स कर रहे हैं, आपका वो मामला कहीं चल रहा है, चाहे वो समझौते में हो, मतलब कि 3 मशीनरी में, जो मैं आपको पिछले में बता चुका हूँ, 3 मशीनरी उनमें नहीं चलना चाहिए, किसी में लंबित है, उस बात को लेकर के आप हड़ताल करते हैं तो वह हड़ताल इनलीगल हो जाएगी। 3 मशीनें यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, एजुकेशन मशीनरी, आर्बिट्रेशन मशीनरी, इन तीनों मशीनरों में आपका समझौता वो मामला नहीं चलना चाहिए। यदि वहाँ पर चल रहा है और आप स्ट्राइक्स पर बैठ गए तो वो हड़ताल इनलीगल हो जाएगी। समझौता बोर्ड में अगर आपका मामला चल रहा है तो मामला समाप्त होने के
तारीख से 7 दिन तक हड़ताल नहीं की जाएगी। अगर मामला लेबर कोड ट्रिब्यूनल में है तो अवार्ड पारित होने के 2 महीने तक हड़ताल नहीं की जाएगी। यदि आप करते हो तो वो इनलीगल कहलाएगी। अगर वह मामला आर्बिट्रेशन में था, पंचों के पास था, तो पंचायत दिए जाने की तारीख से 2 महीने तक हड़ताल नहीं की जाएगी। यदि आप हड़ताल करते हैं तो वह हड़ताल इनलीगल कहलाएगी। अगर कोई हड़ताल हो रही है, सम्मिलित हड़ताल 1 दिन से ज़्यादा की नहीं होगी, अन्यथा वो इनलीगल हो जाएगी। लोक उपयोगी सेवाओं या सेवाएं हैं या तो ना हैं, तो बिना सूचना के हड़ताल इनलीगल होगी। मतलब आपको सूचना देना ही होगी। अब बात करते हैं कि हड़ताल की नोटिस किससे देंगे और कब दे देंगे। ये भी तो बात है, देना भी तो किसी को है। तो नोटिस यानी सूचना दी जाएगी कि हम हड़ताल फलानी तारीख को कर रहे हैं, कि हड़ताल करेंगे यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हैं। तब सेक्शन 22 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में ये निर्धारित करती है कि बिना सूचना के हड़ताल इनलीगल होगी। नोटिस देना मैंडेटरी है, यानी आवश्यक है, अज्ञापक है और अति आवश्यक है नोटिस देना। अब बात करते हैं सूचना किसको और कब दी जाएगी। तो सेक्शन 24 का सब क्लॉज 4 नोटिस ऐसी संस्था को, ऐसे ऑफिसर को निर्धारित तरीके से दी जाएगी जो रूल्स रेगुलेशन में निर्धारित की गई है। एक केस है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वर्सेज हिज एम्प्लॉय, यानी उसके कर्मचारी। ऑल इंडिया रिपोर्ट 1972 सुप्रीम कोर्ट यानी SC। इस केस में ये डिसाइड किया गया कि नोटिस के जो भी रूल्स निर्धारित हैं, अगर उस प्रॉपर वे रूल से नहीं दिया गया तो सूचना इनलीगल मानी जाएगी। उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि नोटिस कितने दिन पहले दी जाए, ये उद्योग के स्वभाव पर निर्भर करता है। अगर वह लोक उपयोगी है या सामान्य है, यदि लोक उपयोगी है तो 6 सप्ताह पहले, सामान्य है तो कभी भी नेचर से दे सकते हैं आप, जो आपका मन करे। नोटिस किसे दी जाएगी। नोटिस में गड़बड़ कर दिया तो वह स्ट्राइक्स इनलीगल होगी, यह न्यायालय ने कहा है, क्योंकि नोटिस देना नेचुरल जस्टिस है। नेचुरल जस्टिस अगर किसी एक्ट में नहीं लिखे हैं तब भी उसमें इंक्लूड माने जाते हैं। सामान्य नियम यह है, जो नोटिस है उद्योग के ओनर यानी स्वामी को नोटिस दी जाएगी। जिसमें कई स्वामी हैं, हो सकता है एक उद्योग का कई स्वामी हैं, तो उनमें से एक को या उद्योग के डायरेक्टर को, कंपनी लॉ में डायरेक्टर आपने पढ़ा हुआ, तो मैं इस डायरेक्टर के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन डायरेक्टर को नोटिस दी जाएगी या डिपार्टमेंट के लेबर ऑफिसर को नोटिस दी जाएगी या कर्मचारी किसी डिपार्टमेंट को नोटिस दी जाएगी। एग्जाम्पल से बताऊंगा आपको, जैसे रेलवे की है तो वो जनरल मैनेजर के पास जाएगी नोटिस। नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से जाएगी। अगर सीधे नोटिस जा रही है, जिसे नोटिस देनी है, तो रजिस्टर्ड पोस्ट की ज़रूरत नहीं है। रजिस्टर्ड पोस्ट में रसीद आपके पास होती है और समय और तारीख भी दी जाती है। नोटिस कौन देगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रेड यूनियन बनी है तो ट्रेड यूनियन की ओर से लेटर जाएगा। जिस उद्योग में ट्रेड यूनियन नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है, तो वहाँ पर सीधे एम्प्लॉय की ओर से नोटिस दी जाएगी। इंग्लैंड में पुलिस अधिनियम 1919 के अनुसार हड़ताल अपराध है। अगर कर्मचारी जन उपयोगी सेवाओं में लगा है तब हड़ताल अपराध है, जैसे गैस, बिजली, जल। डिवाइसेस टू स्टॉप स्ट्राइक्स, हड़ताल रोकने के उपाय।
यानी एक तो मध्यस्थम है यानी मीडिएशन है, दूसरा व्यादेश है, और तीसरा आर्बिट्रेशन यानी अनिवार्य पंच निर्वाचन, इनके द्वारा स्ट्राइक्स को रोका जा सकता है। स्ट्राइक्स कहाँ पर है? स्ट्राइक्स की डेफिनेशन मैं बताया था सेक्शन 2Q यानी 17 में है, और लॉकआउट की डेफिनेशन 212 यानी 212 में है। डेफिनेशन खंड को निर्वचन खंड कहते हैं। अवैध हड़ताल के लिए दंड, ये भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 26 में दिए हैं। तो अवैध हड़ताल है अगर कोई इनलीगल स्ट्राइक्स को सपोर्ट करता है या इनलीगल स्ट्राइक्स में शामिल होता है तो उसे एक्ट के तहत पेनल्टी लगाई जाएगी। ये पेनल्टी इसलिए ज़रूरी है जिससे लोग इसको या लीगल राइट ना माने और अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न ना हो। इसलिए अवैध हड़ताल में शामिल होने पर इसकी सज़ा सेक्शन 26 में दी गई है। अगर कोई इनलीगल स्ट्राइक करता है या इनलीगल स्ट्राइक घोषित होने के बाद भी उसमें जारी रहता है, उसमें बैठा रहता है, तो उसे 1 माह तक का कारावास या जुर्माना, कितना हो जाएगा, 50 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। या अवैध हड़ताल और अवैध तालाबंदी दोनों के लिए ये पेनल्टी है। ये जुर्माना है जो 1947 का है, आज का नहीं है, ये भी ध्यान रखें। तो सेक्शन 26(1) यानी इनलीगल स्ट्राइक्स के बारे में दंड देता है, और सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 इनलीगल लॉकआउट के बारे में दंड देता है। सेक्शन 27 अगर कोई हड़ताल करने के लिए उकसाता है या तालाबंदी करने के लिए उकसाता है या उकसाया जाता है तो उसे 6 मास का कारावास या जुर्माना जो 1000 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। ये भी ध्यान रखें। सेक्शन 30 कहती है अगर किसी ने हड़ताल या तालाबंदी से संबंधित गोपनीय जानकारी को बाहर बताया तो धारा 30 के अनुसार उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी, जिसमें 6 मास का कारावास प्लस जुर्माना जो 1000 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। 30A सेक्शन 30A कहती है बिना सूचना के उद्योग या कारखाना बंद करना। यहाँ पर लॉकआउट अलग है और क्लोजर अलग है। लॉकआउट में कुछ परिस्थितियों की वजह से कुछ समय के लिए कारखाना बंद किया जाता है, और क्लोजर में हमेशा के लिए उद्योग बंद किया जाता है। दोनों में डिफरेंस समझ लेना। यहाँ आपने क्लोजर आपने किया है और बिना सूचना के किया है तो आपके लिए धारा 30A के अकॉर्डिंग 6 मास तक का कारावास प्लस जुर्माना जो 5000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों हो सकेंगे। लॉकआउट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसके बारे में कुछ बताऊंगा मैं आपको। व्यवसाय के स्थान को बंद करना या कार्य को स्थगित किया जाना, या नियोजक के द्वारा नियोजित व्यक्तियों में से सबको या किसी संख्या को नियोजन देने से इनकार करना, ये तालाबंदी कहलाएगा। स्थगित करना मतलब कार्य पूरी तरह से बंद नहीं होगा, कुछ समय के लिए स्थिति बंद किया जाएगा। यदि पूरी तरह से बंद कर दिया तो लॉकआउट नहीं होगा, तो यह क्लोजर कहलाएगा। क्लोजर का मतलब पूरी तरह से उद्योग बंद कर देना होता है, जो आगे बताऊंगा मैं आपको। लॉकआउट के आवश्यक तत्व, पहला है कार्य करने के स्थान को बंद करना, दूसरा है काम को स्थगित करना, पूरी तरह से बंद करना नहीं। लॉकआउट अगर लीगल है तो जो एम्प्लॉय हैं उनको कंपनसेशन मिलेगा। काम करने के लिए जो वर्कर्स आए हैं उनको काम देने से इनकार करना, तीसरे नंबर का है।
आप उद्योग में जाना पड़ेगा, आपको उद्योग में जाएंगे, वहाँ पर बैठना पड़ेगा, कम से कम आधा घंटे तक आपको बैठना पड़ेगा। आप जैसे आए वैसे चले गए, तब ये माना जाएगा कि आप दूसरी जगह पर काम पर चले गए, इसलिए ये लॉकआउट में नहीं आएगा। आपको वहाँ पर बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा काम का। एक केस आया है, केसर वेट्स एयर स्टेट बसेज राजमणि, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1985 LLJ लेबर लॉ जनरल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया कि तालाबंदी हड़ताल के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए या प्रतिपक्ष में नहीं होना चाहिए, कि उन्होंने हड़ताल की इसलिए हम तालाबंदी कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में तालाबंदी नहीं होगी। इन दो परिस्थितियों में उद्योग बंद रहेगा और वह तालाबंदी भी नहीं होगी। पहला है हमेशा सदैव के लिए उद्योग बंद करना, यानी हमेशा के लिए उद्योग बंद कर दिया तो लॉकआउट नहीं, एक क्लोजर है। कुछ परिस्थितियों की वजह से काम बंद करना पड़ा, जैसे कच्चा माल नहीं था, बिजली नहीं आ रही थी, पानी नहीं आ रहा था, तो भी ये लॉकआउट नहीं माना जाएगा। विलंब से आने वाले को निषिद्ध कर देना, जैसे वर्कर्स लेकर आते हैं और काम बंद कर दिया तो ये लॉकआउट नहीं माना जाएगा। काम देने से इनकार करना, मालिक ने कहा काम नहीं है, तब भी ये लॉकआउट नहीं माना जाएगा। आवश्यकता से अधिक वर्कर थे, छटनी कर दी। आवश्यकता से अधिक वर्कर थे, काम इतना नहीं था, तब काम देने से इनकार कर दिया, तो ये भी लॉकआउट नहीं माना जाएगा। नई मशीनों को स्थापित करने से कुछ समय के लिए काम रोकना पड़ा। जब नई मशीनों को स्थापित किया जाता है तब 10 से 15 दिन का समय लग जाता है, जिस वजह से वर्कर्स काम नहीं कर पाते, तब कुछ समय के लिए काम को रोकना, ये भी लॉकआउट नहीं माना जाएगा। कहीं पर या उद्योग के बगल में इनलीगल स्ट्राइक चल रही थी, इसकी वजह से कुछ समय के लिए कारखाना बंद कर दिया, तो भी ये लॉकआउट नहीं माना जाएगा। या उसी उद्योग में एक डिपार्टमेंट में स्ट्राइक चल रही थी, तो भी ये लॉकआउट नहीं माना जाएगा। लॉकआउट स्ट्राइक्स कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ये केवल लीगल राइट हैं, ना ये मूल अधिकार हैं, ना ये संवैधानिक अधिकार हैं। ये केवल विधिक अधिकार हैं, और अगर विधि में वो प्रावधान लिखे हैं जिसमें इनलीगल हो सकती हैं, तो ये इनलीगल भी हैं। अबाउट ऑफ स्ट्राइक्स अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, इन्होंने इसे सत्याग्रह कहा है। यदि इसे महात्मा गांधी की धारणा में देखें तो हड़ताल को सत्याग्रह माना गया है। तो इतना काफ़ी था। तो आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है, एक कब होता है। ले ऑफ का मतलब होता है जबरी छुट्टी, काम बंदी, इसकी परिभाषा बताऊंगा, इंट्रोडक्शन बताऊंगा, क्या ये परमानेंट होती है, ये कब होती है और किन परिस्थितियों में होती है, ये सारा बात करूंगा। बने रहिएगा। वीडियो देखने की धन्यवाद। यदि कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।